कलेक्टर बेटे के केबिन में जब फाइल लेकर पहुंचा वो घमंडी सेठ जिसने कभी अब उसके पिता को पैरों की जूती समझा था। फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। बनारस के पुराने घाटों के पास एक तंग गली थी जहां सूरज की रोशनी पहुंचने से पहले ही दीनानाथ की झाड़ू की आवाज पहुंच जाती थी। दीनानाथ नगर निगम में एक मामूली सफाई कर्मचारी थे। उनकी कमर अब झुक चुकी थी, हाथों की चमड़ी सख्त हो गई थी और आंखों में बस एक ही सपना था, अपने बेटे विजय की उस गंध और गरीबी से दूर ले जाना। विजय अपने पिता की मेहनत को देखता था। वह देखता था कि कैसे लोग नाक पर रुमाल रखकर उसके पिता के पास से गुजरते हैं। उसे याद था कि कैसे होली दिवाली पर जब दुनिया जश्न मनाती है उसके पिता दूसरों के घरों का कूड़ा उड़ा रहे होते थे। एक कड़कड़ाती ठंड की सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दीनानाथ सड़क के किनारे गमी कीचड़ को साफ कर रहे थे, तभी वहां एक तेज रफ्तार लाल बत्ती गाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई और एक बड़े गड्ढे से गुजरी। गड्ढे का पानी, गंदा पानी उछलकर पास ही खड़े शहर के सबसे बड़े ठेकेदार और बाहुबली नेता ठाकुर राजेंद्र सिंह के सफेद कुर्ते पर जा गिरा। ठाकुर राजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आओ देखा न था दीनानाथ की छाती पर एक जोरदार लात मारी। दीनानाथ संभल नहीं पाए और नाली के किनारे जा गिरे। उनकी झाड़ू दूर छिटक गई। अंधा है क्या, वे देखता नहीं ठाकुर साहब खड़े हैं, 2 टके के जमादार, तेरी वजह से मेरे हजारों का सूट खराब हो गया। गजेंद्र सीधा दहाड़ा। विजय जो उस वक्त पास ही दुकान से दूध लेकर लौट रहा था दौड़कर पिता के पास पहुंचा। उसने अपने कांपते हुए पिता को उठाया। विजय की उम्र बस महज 18 साल थी, लेकिन उसका खून खौल रहा था। उसने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत की। साहब, गलती आपकी गाड़ी की थी, मेरे पिताजी की नहीं। और अपने एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया है, माफी मांगी। विजय ने खड़े कड़े स्वर में कहा। वहां मौजूद भीड़ सन्न रह गई। ठाकुर गजेंद्र सिंह हंसा, एक क्रूर हंसी। माफी, और वो भी इस नाली के कीड़े से? ए लड़के, आज तो सिर्फ लात मारी है, अगर दोबारा जबान खोली तो पूरे परिवार को शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। चल भाग यहाँ से। ठाकुर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन जाते जाते विजय के स्वाभिमान को कुचल गया था। दीनानाथ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा कि आंखों में आंसू थे। बेटा, गुस्सा मत कर, हम गरीब हैं, हमारा गुस्सा हमारी ही एक बर्बादी का कारण बनता है। अगर बदला लेना ही है तो अपनी कलम से ले। इतना बड़ा आदमी बन के ऐसे लोग तेरे सामने खड़े होने से पहले कांपे। उस रात विजय सोया नहीं। उस अपमान की आग ने उसके अंदर की नींद जला दी थी। उसने अपनी फटी हुई किताबों को उठाया और कसम खाई कि अब वह विजय नहीं, विजय दीनानाथ बनकर ही इस शहर में अपना सिर उठाएगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का अपमान दुनिया का सबसे बड़ा पाप है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माता पिता ही भगवान है। वक्त का पहिया घुमा, साल बीतते गए। बनारस के घाट वही थे, गंगा का पानी वही था, लेकिन शहर की हवा बदलने वाली थी। 5 साल बाद ठाकुर गजेंद्र सिंह का साम्राज्य और बढ़ चुका था। अवैध निर्माण और जमीनों पर कब्जा उसका मुख्य धंधा था। उसे खबर मिली कि शहर में एक नया जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया है। सुना था बहुत सख्त और किसी की सुनता नहीं, लेकिन गजेंद्र को अपनी दौलत और अशोक पर भरोसा था। उसे अपनी एक अवैध फैक्ट्री के लिए क्लियरेंस चाहिए थी। गजेंद्र सिंह अपनी चमचमाती कार से कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। हाथ में नोटों से भरा एक लिफाफा और जुबान पर वही पुराना अहंकार। ऑफिस के बाहर लंबी कतार थी, लेकिन गजेंद्र सिंह अंदर घुसने लगा। चपरासी ने रोका तो उसे धक्का दे दिया। वह धड़धड़ाते हुए डीएम के केबिन में दाखिल हुआ। अरे कलेक्टर साहब, नया शहर है, लगता है अभी ठाकुर गजेंद्र सिंह का नाम नहीं सुना आपने। बाहर के लोग बहुत नजरें दिखाते हैं, मैंने सोचा खुद आकर मिल लूँ। कुर्सी पर एक नौजवान बैठा था, उसका चेहरा फाइलों में झुका था। उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरे पर एक शांत लेकिन भेदने वाली नजर थी। वह विजय था, लेकिन अब वो 18 साल का बेबस लड़का नहीं, जिले का मालिक था। विजय ने गजेंद्र को बैठने तक को नहीं कहा, उसने बस उसे घूर कर देखा। गजेंद्र को वह नजर कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन अंधकार की अहंकार की धूल ने उसकी याददाश्त धुंधली कर दी। फाइल मेज पर रखी और बाहर इंतजार कीजिए, विजय ने सख्त आवाज में कहा। गजेंद्र का ईगो चोट खा गया। उसने नोटों का लिफाफा मेज पर पटकते हुए कहा, सुनिए साहब, हम इंतजार नहीं करते, इंतजार करवाते हैं। इस लिफाफे में इतने हैं कि बस आपकी पूरी नौकरी की तनख्वाह कम पड़ जाएगी। बस इस कागज पर दस्तखत कीजिए और हमें चलते बने। विजय अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने कद गजेंद्र से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसने इंटरकॉम पर बटन दबाया, मिश्रा जी जरा अंदर आइएगा, और हाँ, बाहर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें भी साथ लाइएगा। कुछ ही पलों में चपरासी मिश्रा जी अंदर के पीछे पीछे थे। चलते हुए एक बूढ़े व्यक्ति आया। वह दीनानाथ से साफ सुथरे कपड़े, लेकिन चाल में वही सादगी। विजय ने अपनी कुर्सी छोड़ी और आगे बढ़कर सबके सामने उस बूढ़े व्यक्ति के पैर छुए। गजेंद्र सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। एक डीएम एक साधारण से दिखने वाले बूढ़े के पैर छू रहा है। विजय ने अपने पिता को अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया और फिर गजेंद्र की ओर मुड़ा। ठाकुर साहब, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, जरा गौर से देखिए, क्या पहचाना आपने इन्हें? गजेंद्र ने घूर कर देखा। वह चेहरा, वह झुर्रियां उसे याद आया। 5 साल पहले की वह ठंड, वह कीचड़, वह लाद। गजेंद्र के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। विजय ने बोलना जारी रखा, ये वही 2 टके का जमादार है जिसने छाती पर अपनी लात मारी थी, और मैं उसी नाली के कीड़े का बेटा हूँ। आप जिस कुर्सी के सामने खड़े हैं उस पर मैं नहीं, मेरे पिता का संघर्ष बैठा है। उस दिन आपने मेरे पिता के कपड़ों पर लगे कीचड़ को देखा था, आज मैं आपके चरित्र पर लगे भ्रष्टाचार के कीचड़ को देख रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एसी की हवा हल्की आवाज आ रही थी। गजेंद्र सिंह के पैर कांपने लगे थे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या माफ़ी मांगे। वह नोटों का लिफाफा अब उसे अंगारों जैसा लग रहा था। विजय ने टेबल से वह लिफाफा उठाया। रिश्वत देने की कोशिश, धारा 171 सरकारी काम में बाधा डालना, और हाँ, आपकी फैक्ट्री की फाइल मैंने पढ़ ली है, वह ज़मीन आदिवासियों की है, अवैध कब्जा। आज शाम तक आपकी फैक्ट्री पर बुलडोजर चलेगा और आप पर मुकदमा। गजेंद्र सिंह, जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, अब गिड़गिड़ाने लगा। वह दीनानाथ के पैरों की तरफ लपका। गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया था, मुझ पर रहम कीजिए। दीनानाथ ने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। विजय ने सारे सुरक्षा कर्मियों को बुलाई, इन्हें बाहर ले जाइए, कानून आपका अपना काम करेगा। और हाँ ठाकुर साहब, अगली बार किसी गरीब को लात मारने से पहले याद रखिएगा कि वक्त में लात जब पड़ती है तो आवाज़ यहीं होती है, लेकिन दर्द जिंदगी भर रहता है। पुलिस गजेंद्र सिंह को हथकड़ी लगाकर ले गई। पूरे ऑफिस में, बाहर गलियारे में सब लोग देख रहे थे। शहर का सबसे बड़ा बाहुबली आज सिर झुकाए एक अपराधी की तरफ जा रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख बाकी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। उस शाम जब विजय घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता दीनानाथ अपनी पुरानी वर्दी को तह कर रहे थे। विजय ने पूछा, पिताजी अब आपको काम करने की क्या जरूरत है? तो मैं हूं ना। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने मेरा बदला नहीं लिया बल्कि मेरा मान बढ़ाया। तूने उसे सजा दी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। मुझे खुशी इस बात की है नहीं है कि तू कलेक्टर बन गया, खुशी इस बात की है कि तू इंसान बना रहा। याद रखना, कुर्सी आती जाती रहेगी, लेकिन तेरा व्यवहार ही तेरी असली पहचान है। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाने में है कि बुराई अपने आप छोटी नजर आने लगे। उस दिन के बाद शहर में किसी अमीर ने किसी गरीब पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी टूटी हुई झोपड़ी में एक विजय पल रहा हो सकता है। निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कलम की ताकत तलवार से कहीं ज़्यादा होती है। किसी का अपमान करके आप उसे तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसे एक ऐसी चुनौती दे रहे होते हैं जो उसे आपकी सोच से भी बड़ा बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता के अपमान को कभी जहर मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर आपको इस कहानी ने भावुक कर दिया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी शेयर की गई यह कहानी किसी और विजय को जन्म दे दे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद।